BYC की क़यादत तेजी से मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ने लगे। आइंदा 2 माह के अंदर बड़ी सजाएं सुनाए जाने के इम्कानात बढ़ गए। पहला फैसला मुमकिन तौर पर क्वेटा की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत सुना सकती है, जबकि दूसरा फैसला इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत कल्लात से आ सकता है। और ये भी इतलात हैं कि इस वक्त तक मजमूई तौर पर BYC की क़यादत ने 6 डील्स उनको ऑफर की गई जो उन्होंने मुस्तरद की। उन डील्स में क्या क्या था उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा। और फिर GHQ प्रॉक्सी सरफराज बुगटी शदीद आसाबी दबाव का शिकार हो गए। एक ट्वीट ने साबित कर दिया कि सरफराज बुगटी की हुकूमत के सामने अदालतों और कानून की कोई हैसियत नहीं है। BLA के 18 कर्मचारियों को छोड़ने पर बुगटी ने सरदार यार मोहम्मद रिंद को खिराज तहसीन पेश किया है, जबकि समीदीन बलोच ने भी GHQ प्रॉक्सी चीफ मिनिस्टर को आईना दिखा दिया है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि कराची में BLF की एक अहम शख्सियत को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने दौरान तफ्तीश अहम तरीन इंकशाफात किए हैं। वो शख्सियत कौन है और इंकशाफात क्या हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ NB न्यूज़, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो एक नए व्लॉग के साथ। आपसे वही गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से भी आगाह करें और कोशिश किया करें कि मेरे व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी रीच में इजाफा हो सके। तो 7 बलोच बेटियाँ, बहनें, माएँ जो कई दिनों से जबरी तौर पर लापता हैं, लेकिन बलूचिस्तान में एक सन्नाटा छाया हुआ है, एक खामोशी छाई हुई है। ईद सर पे है, हर कोई ईद मनाएगा, लेकिन ये जो बलोच बेटियां लापता हैं और जो बलोच बच्चे लापता हैं, उनके घरों में तो ईद के दिन सफ़े मातम बिछेगी ना? या वो BYC के रहनुमा जो असीरी में हैं बेगुनाह, उनके घरों में क्या कोई ईद मना सकता है? क्या उम्मीद थी इन बेटियों की कि हम तन्हा नहीं हैं? इनको यकीन था कि हमारे पीछे हमारी कौम खड़ी है, इनको यकीन था कि हमारे पीछे हमारे भाई, हमारे बेटे खड़े हैं, कोई हमारी तरफ इशारा नहीं कर सकता। इनको यकीन था कि हम रेड लाइन हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये सब कुछ, ये सारे ख्वाब, ये सारी बातें, ये सारे महज दावे ही निकले। सूरत हाल ये है, अगर हम देखें तो महजबी बलोच 9 माह 21 दिन से, नसरीन 115 दिन से, फरजाना 105 दिन से, रहमा 96 दिन से, हैरुनिसा 86 दिन से, फातिमा 63 दिन से और हयात बीवी पूरे ख़ानदान के साथ 25 दिन से जबरी तौर पर गुमशुदगी का शिकार है। लेकिन ये हमारे मुल्क की, ये हमारे इदारों की तो खैर कोई बात ही क्या कहें, अदालतों पर का तो नाम लेते ही शर्म आती है। लेकिन एक कौम जो जिंदा कौम है, जो जिंदा ज़मीर कौम है, वो तो एक पूरा वजूद रखती है। तो मुज़ाहमत की बातें कहाँ गईं फिर? जब आप अपनी रेड लाइन का दिफा नहीं कर सकते तो फिर ऐसी बातें करना मेरे ख्याल में नहीं करनी चाहिए। इस वक्त बलोच बेटियों को आपकी ज़रूरत है, बलोच की ज़रूरत है, भाई की ज़रूरत है, बाप की ज़रूरत है, उनके सहारे की ज़रूरत है, उनकी आवाज़ की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर तो कोई बोलता ही नहीं है। तो इस तरह, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि BYC की जो क़यादत है उनके हवाले से कि उनको कितनी बड़ी सज़ा आने जा रही है और फिर CTD ने इस वक्त तक क्या BLF की कौन सी अहम तरीन शख्सियत को गिरफ्तार किया है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हामिद मीर के सरदार यार मोहम्मद रिंद के 3 माह की आसाबी जंग का पर्दा बिलाखिर चाक हो गया। मज़कूरा 8 मगवी बनाम नायब अली हसन और गार्ड्स किसी आसाबी जंग या कैदियों की अदला बदली में नहीं, बल्कि रिंद और लाशारी सरदारों के साथ जिरगा और यकीन दहानी के आइंदा फौज के लिए मुखबरी नहीं करेंगे। पर मज़कूरा अफराद ने 2 हफ्ते कबल होने वाले आखिरी जिरगे के बदले में इनको रिहा किया था। जी नाजरीन, ये एक जिरगे के बदले रिहा हुए थे। लेकिन हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान का इतना बड़ा नामवर सहाफ़ी गैर मुसद्दिका फीडिंग
पर चलता है मैं हैरान हूँ कि उसने अपने साथ तो सरदार यार मोहम्मद रिंद का भी मुकाला करके रख दिया। 7 दिसंबर 2025 को सरदार यार मोहम्मद रिंद के लेटर पेड पर, जिस पर खुद सरदार यार मोहम्मद रिंद, सरदार जलाल खान लाशारी और मीर सलाउद्दीन ज़हरी के दस्तखत भी मौजूद हैं, इस लेटर हेड ने 3 माह की आसाबी जंग को एक्सपोज करके रख दिया है। ये रिहाई एक जिरगे की वजह से हुई और मामला आब म्याह शोरान के बंद को धमाका खेज मवाद से उड़ाने की बुनियाद पर शुरू हुआ था। लेकिन हामिद मीर साहब हैं, हामिद मीर बड़े सहाफ़ी हैं, उनके अल्फाज एक अहमियत रखते हैं, लेकिन जब इस तरह की हरकतें की जाती हैं तो ऐसे सहाफ़ियों की असलियत भी खुलकर सामने आ जाती है कि ये भी गेट नंबर 4 है या पता नहीं 5 है, उसकी पैदावार है। सरदार यार मोहम्मद तो इंडियन फिल्मों का हीरो बनाकर पेश करने और 18 BLA के कर्मचारियों को पहाड़ों से अगवा करने, तावान मांगने जैसे शोबदेबाजी ने हामिद मीर ही को एक्सपोज करके रख दिया। लेकिन बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती। फिर पता चलता है कि जो 3 माह की आसाबी जंग लड़ रहा था वो बुनियादी तौर पर GHQ प्रॉक्सी चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान सरफराज बुगटी है वो लड़ रहा था। ज़रा उन्होंने एक ट्वीट फेंका है और उस ट्वीट में उन्होंने क्या कहा है, जनाब फरमाते हैं कि आसाबी जंग के हवाले से वो कह रहे हैं कि मुझे अपने बुजुर्ग और बड़े सरदार यार मोहम्मद रिंद के इस इक़दाम पर खुशी है। लफ्ज़ नोट कीजिएगा, खुशी है। और बलूचिस्तान के कबायली निज़ाम की यही ताकत है कि हमें अपनी अक़वाम और बाहुट बिरादर अक़वाम चाहे वो बलोच हों या ना हो, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना हमारी ज़िम्मेदारी है। सरदार यार मोहम्मद रिंद ने अपनी कौम के लिए, ये लफ्ज़ याद रखिएगा, अपनी कौम के लिए जो इक़दाम उठाया है वो लायक तहसीन है और बलूचिस्तान के तमाम सरदारों और कबाइल को इसकी तकलीद करनी चाहिए ताकि हिंदुस्तान की प्रॉक्सी BLA को बलूचिस्तान में कदम रखने की जगह न मिल सके। ये ट्वीट एक इंतहाई घटिया, एक इंतहाई जाहिलाना, एक इंतहाई एक बेहुदा किस्म का ट्वीट है। सबसे पहले तो मसला ये है कि जो कबाइल हैं वो मिलकर कौम बनाते हैं। ना रिंद कोई कौम है, ना बुगटी कोई कौम है, ये कबाइल हैं। ये कबाइल जब मिलते हैं तो फिर एक बलोच कौम बनती है। जिस जाहिल को ये पता नहीं है कि कौम, अक़वाम और कबाइल में क्या फ़र्क है, अक़वाम कितनी है पाकिस्तान में के जो जोग्राफिकल इस वक्त अगर हम उसमें देखें तो इस वक्त सिंधी हैं, पंजाबी हैं, बलोच हैं, पख्तून हैं, यही अक़वाम है ना। क्योंकि सिंधी अलग कौम है, बलोच अलग कौम है, पंजाबी अलग कौम है, पख्तून अलग कौम है। ये कौमें, इन कौमों के फिर कबाइल होते हैं। तो जिस शख्स को ये पता नहीं कि कौम और कबीला क्या होता है, उससे क्या ही बात करें। और फिर बाहैसियत सूबे के एक प्रॉक्सी चीफ एग्जीक्यूटिव के जिरगे की हिमायत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संगीन खिलाफ है और उसकी वायोलेशन है। और दूसरा अहम तरीन मामला जो उन्होंने इसमें उठाया कि 2 सरदारों और एक सरदार के नायब ने BLA आज़ाद यानी इंडियन प्रॉक्सी से खुफिया मुज़ाकरात किए, जिरगा किया, मुआहदा किया। रियासत और रियासती प्रॉक्सी सूबाई हुकूमत ने इस कदम पर कार्रवाई की बजाय मुज़ाकरात के अमल को सराहा। इसको लायक तहसीन अमल करार देकर कानून की हुक्मरानी रियासती रिट के जनाजे में खुद कील ठोक दी। तमाम जाली सरदारों को इस अमल की तकलीद करने की हिदायत दी कि अदलिया आइन और कानून को न मानने का दर्स दे रहा है एक चीफ मिनिस्टर। क्यों आप कहते हैं ना कि BLA तो इंडियन प्रॉक्सी है, रॉ प्रॉक्सी है, यहूदियों की प्रॉक्सी है, तो फिर इन सरदारों को किसने अख्तियार दिया था कि कानून का रास्ता छोड़कर इन्होंने जिरगा किया?
ان کو کون سا قانون اجازت دیتا ہے کہ ایک کالعدم آرگنائزیشن کے ساتھ تحریری معاہدہ کریں؟ بحیثیت پراکسی چیف منسٹر آپ کا فرض بنتا تھا کہ ان تمام جو سردار تھے ان کو آپ گرفتار کرتے، ان کو آپ جیلوں میں ڈالتے، لیکن آپ تو دوسرے سرداروں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی تقلید کرو۔ شرم کی بات ہے یار، جس صوبے کے وزیر اعلیٰ، جس صوبے میں صرف قیام امن کے نام پر اس وقت کے جو اعداد و شمار ہیں کہ جس صوبے میں صرف امن و امان کے نام پر کم سے کم 1 کھرب روپے سالانہ خرچ ہوتے ہوں، اور اس کے ٹوٹل اگر ہم دیکھیں تو مالی سال 2023 میں یہ جو بلوچستان کے امن و امان کے حوالے سے 55.7 ملین روپے مختص کیے جاتے تھے، لیکن مالی سال 2025 کے بجٹ میں جب سے یہ جو پراکسی چیف منسٹر ہے یہ آیا ہے، تب سے بجٹ میں حیران کن اضافہ ہوا، اور وہ بجٹ جو 55.7 ارب تھا وہ 93.1 ارب روپے تک ہو گیا۔ اور یہ جو کچھ بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ الگ ہے تنخواہوں اور اپنا پینشن اور جو اخراجات ہوتے ہیں ان سے، حفاظتی اخراجات میں ملازمین سے متعلق اخراجات جو الگ ہیں وہ 308.9 ارب روپے، اور پینشن کی مد میں 84.8 ارب روپے یہ الگ ہیں۔ تو کھربوں روپے امن و امان کے نام پر جہاں خرچ ہوتے ہیں، تو پھر بہتر یہی ہے کہ آپ پولیس کو ختم کر دیں، لیویز کو ختم کر دیں، رینجرز کو ہٹا دیں، ایف سی کو گھر بھیج دیں، آپ ان فنڈ کا ایک حصہ مختص کر دیں ان سرداروں کے لیے، اور جہاں سے بھی کوئی اٹھا لیا جائے تو وہ سردار جو ہے وہ پھر ان آرگنائزیشنز کے ساتھ بات کریں اور پھر ان کے ساتھ معاملات طے کریں، امن و امان قائم کر دیں۔ تو بہرحال یہ ایک انتہائی ایک بیہودہ قسم کا معاملہ ہے۔ اور ایک اور بیہودہ بات جو سرفراز بگٹی نے کی ہے، وہ سرفراز بگٹی جو پہلے سمیع الدین بلوچ سے معافی مانگ چکا ہے پرچم جلانے کے معاملے پر، انہوں نے کہا ہے، سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ بلوچی شاعری کے ذریعے نوجوانوں کو اکسا کر ریاست مخالف کیا جا رہا ہے اور انہیں خودکش بمبار بننے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ حکومت صرف اکیڈمیز کے معاملات کی نگرانی کرنا چاہتی ہے تاکہ کوئی بھی ریاست کی رقم کو ریاست کے خلاف استعمال میں نہ لا سکے۔ یعنی اب کتاب بھی دہشت گرد، اب شاعر بھی دہشت گرد، اب ادیب بھی دہشت گرد، صحافی تو ہیں ہی دہشت گرد، تو جو بولتا ہے، جو بات کرتا ہے وہ دہشت گرد ہے۔ بلوچی سمیع الدین بلوچ نے پھر اس کو ریسپونڈ کیا ہے، کہا ہے کہ بلوچی شاعری نوجوانوں کو اکسا رہی ہے، اس لیے بلوچی زبان پر کام کرنے والی اکیڈمیوں کو حکومت کے کنٹرول میں رکھا جائے، کتابیں ضبط کی جائیں، کیونکہ کتابیں نوجوان کو سوچنا سکھاتی ہیں اور سوچنے والا نوجوان خطرناک ہوتا ہے۔ لائبریریاں بند کر دی جائیں، کیونکہ اگر بلوچ نوجوان پڑھنے لگا تو وہ صحیح اور غلط میں فرق کرنا سیکھ جائے گا۔ کالجوں اور یونیورسٹیوں سے بلوچ طالب علموں کو غائب کر دیا جائے، کیونکہ تعلیم یافتہ نوجوان ریاستی پالیسیوں پر سوال اٹھاتے ہیں۔ بس یہی پالیسی ہونی چاہیے کہ بند کرنا ہے، پابندی لگانی ہے، غائب کرنا ہے، ماورائے عدالت قتل کرنا ہے، ناجائز غیر آئینی ترامیم کرنی ہے، لیکن کبھی بھی ان پالیسیوں پر غور نہیں کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے پوری قوم کا اعتماد ریاست سے ختم ہو چکا ہے۔ سرفراز بگٹی جیسے ایک پراکسی چیف منسٹر نے پورے بلوچستان کے نظام کو منتشر کر کے رکھ دیا ہے، پورے سسٹم کو۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ بلوچستان کی تاریخ کا بدترین چیف منسٹر ہے کہ جس نے بیٹیوں، بہنوں اور ماؤں کے سروں سے دوپٹے کھینچے ہیں، چھینے ہیں، اتارے ہیں۔ اس سے گھٹیا چیف منسٹر میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اور پھر جس طرح میں نے آپ سے شروع میں بات کی تھی،
डॉक्टर महरंग बलोच के हवाले से कि उनको सजाएं मिलने जा रही हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि सीटीडी कराची ने एक क्लेम किया है एक प्रेस रिलीज के जरिए कि उन्होंने एक इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की है और कार्रवाई के दौरान कलअदम बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट BLF के से मुंसलिक एक हाई प्रोफाइल अस्करियत पसंद को गिरफ्तार किया है। अच्छा, यहाँ पर अस्करियत पसंद लफ्ज इस्तेमाल किया है, इंडियन प्रॉक्सी इस्तेमाल नहीं किया इन्होंने। हैरत की बात है। मुश्तबा शख्स जिसकी शनाख्त अमजद उर्फ गोराम के नाम से हुई है, सीटीडी के मुताबिक अमजद उर्फ गोराम का नाम रेड बुक में दर्ज है। पुलिस एहलकारों ने छापे के दौरान 30 बोर का पिस्टल और गोलियां भी बरामद की हैं। इब्तदाई तफ्तीश में ये सामने चीज़ें आई हैं कि अमजद ने 2022 में पड़ोसी मुल्क में अस्करियत पसंदों की तरबियत हासिल की थी। इसने जदीद तरीन हथियारों के इस्तेमाल और देसी साख्ता बम नस्ब करने यानी आईडी में महारत हासिल की थी। माड़ीपुर के इलाके में हसास तनसीबात और गाड़ियों की जासूसी करना, जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर हमले के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट और मालूमात फराम करना और माड़ीपुर के आसपास तैनात पुलिस अफसरान पर हमलों की मनसूबाबंदी इनके उसमें फरज़ में शामिल था। दावा किया गया कि अमजद जो है वो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हमले के दौरान मारे गए BLA के अहम शख्सियत जफर बलोच उर्फ मामा के करीबी साथी और भतीजे हैं। तो इस तरह के दावे, ये तो सीटीडी का दावा है ना, अभी हक़ाइक़ खुलेंगी कि बेसिकली अमजद बलोच जो है उसको कहाँ से उठाया गया या अमजद कब से लापता थे या वो रेड बुक में या वो वांटेड थे भी या नहीं थे, इसके हवाले से हक़ाइक़ कुछ और आनी है। तो नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपसे बात की, मैंने एक इस्लामाबाद में एक दोस्त हैं, उनसे मैंने बात की कि मैंने कहा कि यार जो केसेस के हवाले से BYC के केसेस के हवाले से क्या मामला चल रहे हैं, तो उन्होंने सिर्फ हंसते हुए इतना कहा कि BYC का चैप्टर क्लोज हो चुका। उसके थोड़ी देर बाद मेरे सामने एक खबर आई और जिसको देख के मैं हैरान हुआ कि उसमें खबर में ये था कि बलोच एक्टिविटी कमेटी की चेयरपर्सन डॉक्टर महरंग बलोच, बीबक बलोच, गुलजादी बलोच, सिबगतुल्लाह शाहजी और बीबो बलोच पर कल्लात की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में वीडियो लिंक के जरिए फर्द जुर्म यानी उनको चार्ज फ्रेम किया गया है, फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। याद रहे कि कल्लात की ATC में डॉक्टर महरंग बलोच और साथियों पर 4 मुख्तलिफ मुकदमात ज़ेर समात हैं। उनके ट्रायल का आगाज़ कर दिया गया है। समात के दौरान डॉक्टर महरंग बलोच और साथियों के वकला भी पेश हुए। तो इस हवाले से जो है वो जो फिर मैंने जब इसको थोड़ा सा कुरेदने की कोशिश की तो पता चला कि BYC की क़यादत को मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ कि इनको डील्स ऑफर हो रही हैं। तो अहम तरीन ज़राए ने इस बात की तस्दीक की कि रिसेंटली जो है मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो इन्हें 6 मरतबा डील्स ऑफर हुई थी। BYC से दस्तबरदार होना, सियासत से अलग हो जाना और फिर जो है वो इस BYC को मुकम्मल तौर पर डिसफंक्शनल करना, ये उसको ख़त्म कर देना BYC को, और फिर एहतजाज की कुव्वत को ख़त्म करना। भाई फिर यूँ समझ लें कि BYC को इस्टेब्लिशमेंट की B टीम बनाने का मंसूबा था। अब मैं आपको खुलकर बता रहा हूँ, रियासत की कोशिश थी कि BYC की क़यादत मान जाए, BYC इस्टेब्लिशमेंट की B टीम बन जाए और फिर इनकी तवस्सुत से इनके कॉन्टेक्ट्स जो है वहाँ पर हैं बलूचिस्तान में, उनकी तवस्सुत से वहाँ पर कुछ अहम शख्सियात को टारगेट किया जाए। ये था असल मंसूबा। और फिर डॉक्टर महरंग बलोच और उसके साथियों ने ऐसी किसी भी साजिश का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। इस वक्त तक की इतलात के मुताबिक जो इंसदाद दहशतगर्दी की कोयटा की कोर्ट नंबर 1 में जो केसेस चल रहे हैं वो तकरीबन वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं और आने वाले 60 डेज यानी 2 माह इंतहाई अहम है। इनमें सबसे पहले जो बड़ी सज़ा सामने आ सकती है वो आएगी इंसदाद दहशतगर्दी कोयटा 1 की अदालत से, और जो बड़ी सज़ा होगी। और दूसरे नंबर पे जो सज़ा आएगी वो जो आज जिस केस में चार्ज फ्रेम हुआ है
اس کیس میں سزا آتی ہے، کیونکہ چارج فریم کے بعد صرف کیا ہوتا ہے، گواہ پیش ہوتے ہیں، کراس ایگزامینیشن ہوتا ہے، فائنل آرگیومنٹس ہوتے ہیں یا اس سے پہلے آرگیومنٹس ہوتے ہیں، تو اس کے بعد پھر معاملہ چلا جاتا ہے ظاہر ہے یہ ڈیسیشن کی طرف۔ تو 2 مہینے میرے خیال میں جس فلو میں عمران خان کے کیسز چلائے گئے تھے یومیہ کی بیسس پر، اسی طرح ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے کیس بھی یومیہ کی بنیاد پر چلا کر آنے والے 2 مہینے کے اندر BYC کی قیادت کو ایک لمبے عرصے تک کی سزائیں سنا کر اور پھر بلوچستان میں ایسا دہشت کا ماحول پیدا کر دیا جائے گا کہ کوئی بھی بلوچ کسی بھی سطح پر جبری گمشدگیوں کے حوالے سے کوئی بڑا احتجاج کرنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔